गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सरला आज आपको किसी विलेय के दो अमिश्रणीय द्रवों में वितरण के बारे में बताऊंगी, जिसे हम नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं या नर्स्ट का वितरण नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई विलेय दो ऐसे विलायकों में मिलाया जाता है जो कि आपस में मिसिबल नहीं होते हैं, आपस में मिश्रणीय नहीं होते हैं, तो वो विलेय पदार्थ दोनों ही द्रवों में घुलनशील है और दोनों द्रवों में एक ही आणविक स्पीशीज़ में उपस्थित रहता है। इसका मतलब है कि वो किसी भी विलायक के साथ उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया उसमें नहीं होती है, वह किसी भी विलायक से कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता है, यानी कि उसका ना तो किसी विलायक में संगुणन होता है ना वियोजन होता है। और ऐसे विलेय की दोनों ही विलायकों में सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है, जिसे कि हम C1/C2 इज इक्वल्स टू K से दर्शाते हैं। यहाँ पर C1 और C2 दोनों विलायकों में विलेय की सांद्रता को दर्शाता है और K वितरण गुणांक कहलाता है, जिसे नर्स्ट का वितरण गुणांक भी हम कहते हैं। अब इस लॉ की का डेरिवेशन या इस लॉ की व्युत्पत्ति कैसे हुई? जो पहली बात तो जो वितरण नियम है ये केवल तनु और आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है, जबकि जो सांद्र विलयन है इनमें काफ़ी डेविएशन पाए जाते हैं, विचलन पाए जाते हैं। यदि हम सांद्रता के स्थान पर सक्रियता शब्द का प्रयोग करें तो दोनों का अनुपात एक स्थिरांक हमें प्राप्त होता है। जब कभी भी कोई विलेय विभिन्न प्रावस्थाओं में अपने आप को वितरित करता है तो साम्य स्थापित होता है और ऐसे विलेय का प्रत्येक प्रावस्था में रासायनिक विभव समान रहता है। यहाँ पर हम विलेय का जो वितरण है उसे रासायनिक विभव की टर्म में दर्शा रहे हैं। इस प्रकार यदि घटक x का प्रावस्था 1 और 2, दो प्रावस्थाएं हैं 1 और 2, और हमारे पास जो विलेय पदार्थ है उसे हमें x से दर्शाया है, तो यदि घटक x प्रावस्था 1 और 2 में वितरित होता है तो उसकी दोनों प्रावस्थाओं में रासायनिक विभव μ1 और μ2 से दर्शाए जाते हैं, जैसा कि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देख रहे हैं। μ1 इज इक्वल्स टू होता है μ1 0 प्लस RT ln A1, μ2 इज इक्वल्स टू μ2 0 प्लस RT ln A2। यहाँ पर μ1 और μ2 घटक x के रासायनिक विभव हैं, A1 और A2 दोनों परतों में की सक्रियताएं हैं। साम्यावस्था में क्योंकि रासायनिक विभव एक समान होते हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 के अनुसार μ1 प्लस RT ln A1 इज इक्वल्स टू होगा μ2 0 प्लस RT ln A2। या फिर हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं, RT ln A1/A2 इज इक्वल्स टू μ2 0 माइनस μ1 0। अगेन RT को राइट हैंड साइड पर ले जाने पर ln A1/A2 इज इक्वल्स टू μ2 0 माइनस μ1 0 अपॉन RT विल बी इक्वल्स टू K डैश। K डैश यहाँ पर एक कांस्टेंट है और μ1 0 और μ2 0 भी क्योंकि शुद्ध विलायक के रासायनिक विभव हैं, इसलिए ये भी स्थिर होते हैं। इस प्रकार से A1/A2 का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक के बराबर है। यही वितरण का नियम कहलाता है। नर्स्ट के वितरण नियम को ये फुलफिल करता है। यहाँ पर तो हमने सक्रियता के टर्म में वितरण नियम को समझाया है। अगर हम मोलर या मोलल सांद्रताओं के रूप में भी इसे दर्शा सकते हैं। C1 और C2 विल बी इक्वल्स टू K, यानी जो कांस्टेंट है उसके बराबर होगा, यानी दोनों विलायकों में विलेय की सांद्रताएं समान होंगी। जब विलयन आदर्श विलयन होते हैं, यानी कि राउल के नियम का पालन करते हैं, तो सक्रियताओं के स्थान पर हम मोल भिन्न का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर x1 और x2 दोनों विलयनों में विलेय की मोल भिन्न है। इसके अलावा तनु विलयनों में मोल भिन्न का अनुपात भी लगभग सांद्रताओं के अनुपात के समान होता है। अब डेविएशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो वितरण नियम है उससे विचलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
विलेय की सांद्रता जब बढ़ती है तो दोनों द्रवों की आपस में विलेयता बदल जाती है। जब द्रव एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो एक द्रव की कुछ मात्रा दूसरे द्रव में हमेशा घुली रहती है, और जब विलेय मिला दिया जाता है तो दोनों परतों में उपस्थित वास्तविक विलायकों की जो मात्रा है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो C1/C2 है ये स्थिर नहीं रह पाता है। इस प्रकार से 3 विभिन्न प्रावस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रायोगिक रूप से यही पाया गया है, पहला कि जो वितरित पदार्थ है वो दोनों द्रवों की आपस में विलेयता को कम कर सकता है। दूसरा, वितरित पदार्थ दोनों द्रवों की आपस में विलेयता को बढ़ा सकता है। और तीसरा, वितरित पदार्थ पहले द्रव की विलेयता दूसरे में तो बढ़ा सकता है किंतु दूसरे द्रव की विलेयता पहले द्रव में कम कर सकता है। ये उस विलेय के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका विलायकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, C1/C2 का मान उस अवस्था में भी स्थिर नहीं रहता जबकि दोनों परतों में विलेय की आणविक स्थिति एक समान नहीं होती, यानी कि उसका रासायनिक क्रिया हो जाती है विलायक के साथ में। पहली स्थिति, जब वितरित पदार्थ यानी जो विलेय है वो एक विलायक में तो एसोसिएटेड होता है और दूसरे में उसकी सामान्य अवस्था रहती है। हम एक ऐसे सिस्टम पर विचार करते हैं, एक ऐसी निकाय पर विचार करते हैं जिसमें कि कोई विलेय X विलायक 1 में सामान्य अवस्था में है, लेकिन विलायक 2 में वो संगुणित हो गया है, यानी कि उसने रासायनिक अभिक्रिया कर लिए, 2 अणुओं को एक साथ जोड़ दिया है, तो XN के रूप में वो संगुणित हो गया है। उसके 2 अणु आपस में मिलकर के उन्होंने डाइमर बना लिया है। संगुणन की अभिक्रिया को हम सामान्यतः इस तरह से दर्शाते हैं कि N X के N अणु मिलकर के XN बना रहे हैं। N यहाँ पर नंबर ऑफ X को दर्शा रहा है। माना कि विलायक 1 में विलेय के सामान्य अणुओं की सांद्रता C1 है और विलायक 2 में विलेय की कुल जो सांद्रता है वो C2 है, और अल्फा जो है वो विलेय की संगुणन मात्रा है। इस स्थिति में जो इक्वेशन होगी वो होगी C1/C2 × 1 - अल्फा = K। K यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। संगुणन के प्रोसेस में जब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम लगाते हैं तो C1 = होता है C2α/N। N यहाँ पर एसोसिएट होने वाले मॉलिक्यूल्स की विलेय के अणुओं की संख्या है। अपॉन C2 × 1 - अल्फा, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, टू द पावर N = K', ये नया स्थिरांक है। अब इस समीकरण के दोनों ओर के पदों का nवां मूल लेने पर समीकरण हो जाएगी C1/C2 अल्फा, C2 अल्फा टू द पावर 1/N डिवाइडेड बाय C2 × 1 - अल्फा = K' टू द पावर 1/N = K', एक नया स्थिरांक। इस इक्वेशन को C1/C2 × 1 - अल्फा = K इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करने पर एक नई इक्वेशन हमारे पास आती है C1/C2 अल्फा टू द पावर 1/N = K'/K" = K1। ये भी एक स्थिरांक है। तो यदि संगुणन लगभग यदि 100% संगुणन होता है, यानी जितना भी विलेय है वो एसोसिएट हो गया है, तो अल्फा का मान 1 हो जाएगा। और क्योंकि N एक स्थिरांक है तो समीकरण हो जाएगा C1/C2 अल्फा टू द पावर 1/N = K2। K2 भी एक स्थिरांक है। इस प्रकार से
हमने देखा कि एसोसिएशन में ये इक्वेशन किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। दूसरी स्थिति, जबकि वितरित पदार्थ एक विलायक में तो वियोजित हो जाता है और दूसरे में सामान्य अवस्था में रहता है। वियोजित यानी कि वो टूट जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो पहले विलायक की सांद्रता को दर्शा रहा है, विलायक ए, और जो दूसरा नीचे वाला ब्लॉक है वो विलायक बी की सांद्रता को दर्शा रहा है। पहले विलायक में वो सामान्य अवस्था में है, लेकिन दूसरे विलायक में उसका डिसोसिएशन हो रहा है, वो वियोजित हो रहा है। माना कि विलायक एक में उसकी सांद्रता है C1 और विलायक 2 में, सेकंड में सांद्रता C2 है और अल्फा उसके वियोजन की मात्रा है। तो विलायक 2 में जो बाकी बचे हुए अणु हैं जो वियोजित नहीं हुए हैं, उनकी सांद्रता हो जाएगी C2 × 1 माइनस अल्फा। दोनों ही परतों में उपस्थित सामान्य अणुओं पर जब वितरण नियम हम लगाएंगे तो वितरण नियम हो जाएगा C1/C2 × 1 माइनस अल्फा = K। इस व्यंजक के द्वारा हम इसका वितरण गुणांक का सही मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब x की मात्रा C2 × 1 माइनस अल्फा रह जाती है तो a की मात्रा हो जाती है C2 अल्फा और b की मात्रा भी हो जाती है C2 अल्फा। इस प्रकार से हम यहाँ भी वितरण गुणांक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरी स्थिति आती है जब विलेय का किसी एक विलायक से संयोग हो जाता है। जो पहली स्थिति थी उसमें तो विलेय के अणु ही आपस में एसोसिएट हो रहे थे। तीसरी स्थिति में वो विलायक के साथ उसका एसोसिएशन हो रहा है। तो माना कि विलायक 2, जिसे हमने S से यहाँ दर्शाया है, कि N अणु विलेय पदार्थ के अणु से संयोग करके यौगिक XNS बना लेते हैं। ठीक है। अब यदि वितरित पदार्थ के सामान्य अणुओं की सांद्रता 1 और 2 विलायक में क्रमशः C1 और C2 है, तो विलायक के स्वतंत्र अणुओं की साम्यावस्था पर जो सांद्रता है वो Cx है और Cs सांद्रता वाले विलायक सेकंड में संगुणित है। यानी जो स्वतंत्र अणु हैं उनकी जो कि संगुणन में भाग नहीं ले रहे हैं, उनकी साम्यावस्था पर सांद्रता को हमने Cx से दर्शाया है। वितरण नियम जब हम लगाते हैं तो C1/Cx = होगा K एक स्थिरांक है। द्रव्य अनुपाती नियम के अनुसार C1 को C2 - Cx भी लिखा जा सकता है। अपॉन Cx.Cs⁴n = K1। क्योंकि Cs का मान अधिक है इसलिए इसे हम स्थिर मान लेते हैं, क्योंकि विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ये इक्वेशन। C2 - Cx/Cx सरल फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन = K2। K2 एक नया स्थिरांक है। यहाँ पर हमने इसे और आगे सॉल्व किया तो इस प्रकार से फाइनली हमें इक्वेशन मिलती है C1/C2 = K/K3 = K4। K4 भी एक नया स्थिरांक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही विलायकों में विलेय की जो मात्रा है वो उसकी सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है। इस नियम की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं वितरण नियम की। पहली, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ताप का विलेयता पर बहुत गहरा असर होता है। ताप के परिवर्तन से दोनों ही विलायकों में विलेय की विलेयता परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, विलेय की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी जो रचना है, वो दोनों ही द्रवों में सामान्य होनी चाहिए। तीसरा, दोनों विलायक आपस में मिसिबल नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो मिश्रणीय हैं, तो ऐसी अवस्था में उनकी आपस में विलेयता
विलेय डालने पर ज़्यादा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए और विलेय की सांद्रता दोनों ही विलायकों में कम होनी चाहिए। तो फिर वितरण नियम का पूरी तरह से पालन हो पाता है। इससे अगले व्याख्यान में हम वितरण नियम की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।